नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। जापान के ओसाका में चल रहे वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और प्रगति की झलक दिखी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत मंडपम के अंतर्गत बने छत्तीसगढ़ पवेलियन का अवलोकन किया। यहां प्रदेश की लोक कला, आदिवासी संस्कृति, पर्यटन उद्योग और निवेश की संभावनाओं को आकर्षक रूप से पेश किया गया। उद्घाटन के दिन ही पवेलियन में 22,000 से अधिक दर्शक पहुंचे और छत्तीसगढ़ की झलकियों को देखकर उत्साहित भी हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज परंपरा और आधुनिकता का संगम है, जहां सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ औद्योगिक विकास और वैश्विक सहयोग पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को प्रदेश में निवेश और साझेदारी के लिए आमंत्रित किया। विदेशी आगंतुकों ने बस्तर आर्ट, हस्तशिल्प, बांस उत्पाद और लोक संगीत की सराहना की और इस अवसर पर निवेशकों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ वैश्विक साझेदारी का एक मजबूत केंद्र बन सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तजीन नाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजीन, देखिए, लगातार प्रदेश के विकास में मुख्यमंत्री जो है काम करते नजर आ रहे हैं और यहाँ एक बार फिर से जो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखाने की कोशिश। लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चले, अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को प्रदेश में निवेश और साझेदारी के लिए आमंत्रित किया गया इस कार्यक्रम के जरिए और लगातार मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो है परंपरा और आधुनिकता का संगम दिखा पवेलियन, जहां संस्कृति प्रदेश की जो है झलकियां इस दौरान दिखाई गई और बताया जा रहा है कि 22,000 से अधिक दर्शक पहले दिन पहुंचे और साथ ही साथ इस दौरान जो विदेशी मेहमान थे उन्होंने बस्तर आर्ट और हस्तशिल्प की सराहना भी की। यानी कि छत्तीसगढ़ की जो परंपरागत संस्कृति है उससे विदेशी मेहमान काफी प्रभावित भी हुए। और एक बार फिर से तजीन का रुख कर लेते हैं। तजीन, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल। ठीक है। देखिए, एक बार फिर से जो है यहाँ हम देखें, लगातार जब सरकार प्रदेश को विकास देने की गति में आगे बढ़ रही है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। साथ ही साथ जो प्रदेश की परंपरागत संस्कृति है उसका जो नजारा है यहाँ पेश किया गया। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जो है कि जो प्रदेश का मुखिया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वो 10 दिवसीय दौरे पर है, जापान के और दक्षिण कोरिया के दौरे पर है और वहीं आज जो है उनके विदेश दौरे का चौथा दिन है। जहां आपको बता दें कि ओसाका में जो वर्ल्ड एक्सपो में वो शामिल हुए हैं और इसके साथ ही 27 अगस्त को जो है वो दक्षिण कोरिया भी जाने वाले हैं। तो जिस तरीके से 28-29 अगस्त को सियोल इन्वेस्टर से मुलाकात भी करेंगी, तो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में जो नई औद्योगिक नीति है उसको कहीं ना कहीं सीएम साय जो है वो जापान में, दक्षिण कोरिया में जाकर जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं। इससे पहले जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा था कि राजधानी टोक्यो में जब सीएम साय जो है वो वहां पर मेट्रो के अलावा जो है उन्होंने वहां की जो चीजें हैं, जो वहां की टेक्नोलॉजीज है, सारी चीजों को उन्होंने देखा और उसके बाद जो है वहां पर और लोगों से वो जो बैठक भी कर रहे हैं। वहां के जो इंडो यूजी और जो हारा हारूनोबू के साथ जो वो बैठक कर रहे हैं वहां के इन्वेस्टर से, वहां पर चीजों को बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की स्कीम्स जो है, योजनाएं जो है वो वहां पर बता रहे हैं और इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए इन्वाइट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और उसके साथ ही आपको बता दें कि आईटी, टेक्सटाइल, एयर स्पेस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे कई ऐसे जो क्षेत्र है जहां पर छत्तीसगढ़ में जो अपार संभावनाएं हैं, इसको लेकर वो वहां पर चर्चाएं कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्रदेश में खास करके देखा जा रहा है कि प्रदेश के लिए जो है सीएम साय यहाँ पर विकसित करने के लिए, यहाँ पर नई औद्योगिक नीति के तहत नवाचार लाने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से सीएम साय लगातार दौरे पर है और इसके बाद अभी जापान के दौरे पर है और इसके बाद जो है वो दक्षिण कोरिया के दौरे पर भी रहने वाले हैं।
तो छत्तीसगढ़ का नाम जो है कहीं ना कहीं जापान और दक्षिण कोरिया तक पहुंच रहा है और यहाँ की संस्कृति जो है बिल्कुल वो वहां तज़ीन, पर देखिए पहुंचेगी। मुख्यमंत्री खुद लगातार कई न सिर्फ राज्य बल्कि जो अन्य देश हैं वहां भी पहुंच रहे हैं और निवेशकों को खासकर आमंत्रित कर रहे हैं। इस लिहाज से अगर हम उनके दौरे को देखो कितना है, साथ ही साथ आगे क्या कुछ संभावनाएं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर हम बात करें कि आगे की संभावनाएं की, तो जिस तरीके से 2047 विजन को लेकर चला जा रहा है और 2047 तक जो है पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने की बात की जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें पिछड़े वर्ग की, तो पिछड़ा जो संभाग है बस्तर, जहाँ से नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है, जहाँ पर सड़कें नहीं थी, जहाँ पर पीने का साफ पानी नहीं था, टेलीविजन नहीं था, मोबाइल नहीं था, ऐसी जगह पर मोबाइल नेटवर्क टावर लगाए जा रहे हैं। पानी जो साफ पानी है पीने का, नल जल मिशन योजना के तहत पहुंचाया जा रहा है। वहाँ पर स्कूल, शिक्षा, इन सभी के रोजगार जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जो है, जहाँ जहाँ 5 संभाग है और ऐसे में कम से कम 2 संभाग ऐसे हैं जो काफी विकसित नहीं है बिल्कुल। तो नई औद्योगिक नीति के तहत जो है 3 पार्ट पर इसको डिवाइड किया गया है और ऐसे में विकास को हर आखिरी छोर तक पहुंचाने के लिए इस तरीके से जो है नई औद्योगिक नीति के तहत जो है युवाओं को रोजगार मिले, अलग अलग जगह से इन्वेस्टर यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करे, हब बनाए और यहाँ पर युवाओं को आगे चल के रोजगार मिले। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरीके से फोकस नजर आ रही है और आगे जो है छत्तीसगढ़ के लिए कहीं ना कहीं पूरी तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तज़ीन तमाम जानकारी के लिए। और राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल ने बेमेतरा जनपद पंचायत में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में मंत्री ने जिले के विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित किया जाए। बैठक में कुल 17 विभागों की समीक्षा की गई, जिनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, बिजली, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पशुधन विकास, खाद्य और सामाजिक कल्याण जैसे कई सारे अहम विभाग शामिल रहे। मंत्री ने विभागवार योजनाओं की उपलब्धियों और लंबित कार्यों का ब्यौरा लिया और उन्होंने अधिकारियों को चिताया कि किसी भी तरह की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। वहीं इस बैठक में जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासनिक अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान हमारी प्राथमिकता है। तरह के जनपद पंचायत में समीक्षा बैठक रखा गया था। समीक्षा बैठक में विस्तार पूर्वक विभागों के बारे में जानकारी लिया गया, जो कार्य स्वीकृत है, प्रगति है, कौन सा कार्य अब प्रारंभ है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया और उसका जवाब अधिकारी लोग दिए हैं। जनपद सदस्य लोग भी अपने अपने जनपद क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन किए, उसका भी जवाब अधिकारी लोगों द्वारा। और रायपुर में प्रदेश के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने आज मंत्रालय में कार्यभार संभालने से पहले दूधाधारी मठ पहुंचकर भगवान श्री राम और माता जानकी के दर्शन किए और इस दौरान संतजनों से आशीर्वाद भी लिया और आशीर्वाद लेने के बाद मंत्री का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। गजेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा विभाग की जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वह पूरी निष्ठा से निभाएंगे और उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग सीधे प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ है और हर बच्चे के उज्जवल कल के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि दूधाधारी मठ लंबे समय से शिक्षा का केंद्र रहा है। पुराने समय में जब आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी तब यह मठ ज्ञान अर्जन का प्रमुख स्थान हुआ करता था और इसलिए शिक्षा मंत्री के रूप में पहला कदम इस ज्ञान स्थली से शुरू करना उनका सौभाग्य है। सबसे पहले आज दूधाधारी मंदिर में विराजित भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता, भरत भैया, लक्ष्मण भैया और पवन पुत्र हनुमान, संकट मोचन हनुमान जी, विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज माननीय विष्णुदेव साय जी श्रद्धेय हमारे मुखिया विष्णुदेव साय जी के आशीर्वाद से जो नवीन जिम्मेदारी मिली है शिक्षा विभाग की, आज मैं उसके मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने जा रहा हूँ। क्योंकि शिक्षा विभाग हमारा मूलभूत आवश्यकताओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है
जो हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य को तय करेगा, शिक्षा व्यवस्था। और ये जिस परिसर में मैं आया हूँ, दूधाधारी मठ, ये प्राचीनतम समय से, बहुत पुराने समय से छत्तीसगढ़ के ज्ञान का एक बड़ा केंद्र, आध्यात्मिक साथ साथ ज्ञान का बड़ा केंद्र रहा है। मैं बहुत मेरे जो करीब के लोग मैं देखा हूँ, जो दूरस्थ जंगलों में रहते थे, वनांचल में रहने वाले लोग, ग्रामीण अंचल के रहने वाले लोग, जहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। और रायपुर से खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी सहित तमाम नवनियुक्त पदाधिकारियों ने प्रदेश कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह किया और इस मौके पर बीजेपी के कैबिनेट मंत्री, सांसद और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। समारोह में भाजपा प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है। सभी नए पदाधिकारी शपथ ले रहे हैं और प्रदेश में विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि निरंतर प्रयास और सुशासन ही पार्टी की पहचान है। कार्यक्रम के बाद भव्य बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। नवनियुक्त अध्यक्ष राहुल टिकरिया का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। माहौल पूरी तरह उत्सव जैसा रहा। जब हमारे सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई, उसके बाद आज प्रदेश अध्यक्षों, सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षों का पदभार ग्रहण समारोह है और उसी कार्यक्रम में आए हैं और सभी प्रदेश अध्यक्षों को हम बधाई देने, शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और निश्चित ही सारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अब हमारे सारे प्रकोष्ठ मजबूत होंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को और मजबूती मिलेगी और ताकत मिलेगी और इसके माध्यम से, प्रकोष्ठों के माध्यम से हम सभी समाज के सभी वर्गों के बीच में जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की जो कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं उसको जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे और सभी वर्गों को उन्नति और विकास की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और सभी मोर्चा का संयुक्त कार्यभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। अभी यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी सभी मोर्चा के अध्यक्षगण का स्वागत अभिनंदन हुआ, मंत्रोच्चार के साथ उनको कार्यभार दिया गया। साथ ही सबका मार्गदर्शन भी हुआ और अब जो है सब अपने अपने स्थान जहां उनका कार्यालय है वहां वो बैठेंगे। और अभी युवा मोर्चा रैली के रूप में अभी यहां आ रहे हैं। फिर एक युवा मोर्चा का यहां और भी एक कार्यक्रम होगा। तो ये युवा मोर्चा पूरा शहर में भ्रमण कर रहे थे रैली के रूप में, इसलिए उनको विलंब हुआ। लेकिन अभी यह कार्यक्रम कार्यभार का संपन्न हुआ। अब जो है सभी मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो सभी जिलों में दौरा करेंगे। प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिए हैं और मैं आदरणीय हमारे विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो जनहित कल्याणकारी योजना है, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो योजना बनाए हैं, और मैं आदरणीय डॉक्टर रमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे संत श्रोमणी गुरु घासीदास बाबा जी के जन्मभूमि, तपोभूमि, कर्मभूमि को आज पूरा कुतुब मीनार से ऊंचा जैतखाम का निर्माण किया और निश्चित ही आज पूरे सतनामी समाज भारतीय जनता पार्टी के। और रायपुर से राजनीतिक खबर सामने आ रही, जहां छत्तीसगढ़ के सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद पांडे ने कहा कि कांग्रेस का साथ हमेशा माओवादियों और आदिवासियों की हत्या करने वालों के साथ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महादेव सट्टा ऐप घोटाले में जनता को लूटने का काम हुआ और 518 करोड़ रुपए लेने के मामले में एफआईआर दर्ज है। डीएमएफ घोटाले में कई आईएएस अधिकारी जेल में बंद है और पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही। पांडे ने कांग्रेस के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर भी कहा कि सलवाजोडोम अगर जारी रहा तो पुलिस को मजबूती मिलती है और महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल जैसे बड़े नेताओं की जान नहीं जाती। और उन्होंने सवाल भी उठाए कि ऐसे व्यक्ति को देश के उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना बेहद चिंताजनक है। पांडे ने यह भी कहा कि बघेल के पिता ने सनातन विरोध में किताब लिखी थी और अब उनके बेटे भी हिंदू परंपराओं और नेताओं का अपमान कर रहे हैं।
कांग्रेस का हाथ माओवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ बस्तर में आदिवासियों की हत्या करने वालों के साथ रहा है। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग भूपेश बघेल ने किया है माननीय अमित शाह जी के लिए, ये घोर निंदनीय है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन किया और जय स्तंभ चौक से तिरंगा यात्रा निकालते हुए बड़ी संख्या में कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और वहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने नियमितीकरण, वेतनमान में सुधार, सेवा शर्तों का निर्धारण, भविष्य निधि और पेंशन सुविधा जैसी 10 सूत्रीय मांगों को प्रमुख बताया। प्रदर्शन के दौरान महिला कर्मचारियों ने तीजा पर्व की तर्ज पर मेहंदी और सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सरकार तक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। एनएचएम संघ का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी अहम भूमिका है और इसके बावजूद उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मेरा नाम तृप्ति दुबे है, मैं आरएनए हूँ। कलेक्ट्रेट में हम घेराव पर इसलिए हैं कि कल हमारा तीजा का पर्व है जो छत्तीसगढ़ का मुख्य त्यौहार है। आज हमने एक अपने धरना स्थल पर करू भात का कार्यक्रम किया था और मेहंदी लगाया था सरकार को ये दिखाने के लिए कि मोदी की जो गारंटी है वो किस प्रकार पूरी होएगी। आप बताइए हमें कब जल्दी से आप नियमितीकरण का उपहार देंगे। तीजा का उपहार नियमितीकरण इस बार। मैं जिला अध्यक्ष पूरनदास, छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ जिला बेमेतरा। आज हम लोग रैली की शक्ल में माननीय मुख्यमंत्री के नाम से अपने नियमितीकरण और ग्रेड पे सहित 10 सूत्री की मांगों को लेकर आज कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नाम को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांग है कि हमको सरकार नियमितीकरण करे। जैसे कि उन्होंने कहा था कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत यदि हमारी सरकार बनती है तो हम लोग 100 दिन के अंतर्गत संविदा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे। लेकिन आज हम लोगों को 160 बार से ज्ञापन आवेदन देते हो गया है, अभी तक हमारी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम लोग लगातार संपर्क संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं कि हमसे बात करें, हमारी मांगों को पूरा करें और लिखित में आश्वासन दें। हम लोग नहीं चाहते कि हम आंदोलन में जारी रहें, क्योंकि हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा, आपातकालीन सेवा के कर्मचारी अधिकारी हैं। और जगदलपुर से खबर सामने आ रही है, जहां यातायात पुलिस ने सड़क हादसों को रोकने और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत पुलिस टीम ने शहर के स्कूलों में जाकर नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से होने वाले खतरों के बारे में बताया। पुलिस का कहना है कि कम उम्र के बच्चों के द्वारा बिना लाइसेंस बाइक चलाना न सिर्फ उनकी जान जोखिम में डालता है, बल्कि सड़क पर दूसरों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। यही कारण है कि यातायात पुलिस ने बच्चों के साथ साथ उनके पालकों को भी बुलाकर समझाइश दी और पालकों से साफ कहा गया कि वे अपने बच्चों को समय से पहले बाइक या स्कूटी ना चलाने दें और इस जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी भी दी और उन्हें बताया कि लाइसेंस बनने की उम्र से पहले गाड़ी चलाना अपराध है। ये था, शिकायतें मिल रही थी कि कुछ बच्चे हैं जो नाबालिग बच्चे हैं, मोटरसाइकिल से स्कूल आना जाना कर रहे हैं और काफ़ी स्पीड से चलते हैं। इसको लेकर के इनको रोका गया है और उनके पेरेंट्स को बुलाकर के आवश्यक समझाइश दिया जाए। इस बारे में हाँ, उनके नॉलेज में भी रखा जाएगा इस बात को। सभी स्कूल में चेकिंग किया जाएगा, ये सतत चेकिंग रहेगा ताकि किसी तरीके से दुर्घटनाएं जो घटित हो रही हैं वो दुर्घटनाएं घटित ना हो और सुरक्षित सफ़र कर सके स्टूडेंट भी और उनके पालकों को भी ये भरोसा रहे कि उनके बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो बिना किसी अभी प्रायमतः हम लोगों का ये है कि गार्जियन को बुलाकर आवश्यक समझाइश देना है। और धमतरी जिले में पुलिस ने अवैध गांजा कारोबार पर एक और बड़ी कार्रवाई की है। भखारा थाना पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम सुपेला निवासी मिश्रीलाल साहू अपने घर में गांजा इकट्ठा करके बिक्री की तैयारी कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और आरोपी के घर से 3 किलो अवैध गांजा बरामद किया। जब्त गांजे की कीमत लगभग 45,000 रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस ने गांजे के साथ अन्य सामग्री भी जब्त की और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसे धंधे में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मुखबिर के द्वारा हमें यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना भखारा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सुपेला में एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे हुए है।
तत्काल हमने मौके पर टीम रवाना की, तो मौके से हमें सुपेला गांव के निवासी मिश्रीलाल साहू के पास से तकरीबन 3 किलो मादक पदार्थ गांजा की जब्ती की है। साथ ही उसके मोबाइल एवं अन्य कुछ सामानों की जब्ती की है। इसके साथ ही हमने संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध 20 खां एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करके उसे रिमांड पर जेल भेजा है। और वहीं दुर्ग जिले के धमधा थाना क्षेत्र के घोटवानी गांव में बंदर भगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देर रात खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि पंचू वर्मा और उनके बेटे ने घर पर रायपुर से युवकों को बुलाकर पड़ोसी परिवार पर हमला करवा दिया और नकाबपोश बदमाश 2 कारों से हूटर बजाते हुए गांव पहुंचे और घर में घुसकर लाठी डंडे और चाकू से हमला कर दिया। हमले में महिलाओं को भी गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और इस वारदात से पूरे गांव में दहशत फैल गई। वहीं पुलिस ने शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विवाद की शुरुआत जब पंचू वर्मा ने बंदरों को भगाकर पड़ोसी के घर की ओर कर दिया, जिस पर विवाद बढ़ गया और हमला हुआ। घटना के बाद गांव में भय और आक्रोश का माहौल है। धमधा थाना क्षेत्र के घोटवानी नाम के गांव में हेमलता वर्मा और धानबाई 2 पड़ोसी हैं और इन दोनों महिलाओं के बीच बंदर भगाने की बात को लेकर के 23 तारीख को विवाद हुआ था। उस विवाद से नाराज होकर के धानबाई अपने लड़के को इस संबंध में बताई, जो मूलतः इसका जो धानबाई का लड़का है पप्पू वर्मा, वो गुड़ियारी में रहता है रायपुर में। पप्पू वर्मा अपने कुछ दोस्तों और अपने कुछ जो परिचित लोग हैं उनको लेकर के 2 स्कॉर्पियो में और अचानक घोटवानी गांव में पहुंच करके और हेमलता वर्मा के घर में घुस करके अपने 7-8 दोस्तों के साथ हेमलता वर्मा और उनके जो भी वहाँ पे घर में उपस्थित उनके स्वजन थे उनके साथ मारपीट किया, घर में बलात् प्रवेश किया और उनको बेइज्जत करने की नीयत से उनके कपड़े वपड़े फाड़े इन लोगों ने। प्रकरण में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली त्वरित रूप से पुलिस वहाँ पे पहुँची और पहुँच करके प्रकरण में तत्काल FIR करके और कार्रवाई की है। प्रकरण में अब तक कुल मिलाकर के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम पंचू वर्मा है, संगम मिश्राम जो गुड़ियारे का निवासी रहने वाला है, और राकेश वर्मा और प्रभात चंदेल, ये दोनों पचरी कला थाना परपोड़ी जिला बेमेतरा के रहने वाले हैं। अन्य जो 3-4 फरार आरोपी हैं उनकी सरगर्मी से पतासाजी की जा रही है और उनकी शीघ्र। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।